तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो हमारा जो है अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हमारा जो है अभी एक तो हिस्ट्री चल रहा था और एक तो हमारा साइंस चल रहा था। अगर बात किया जाए जो हिस्ट्री में हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था, हिस्ट्री में हमारा कौन सा पार्ट हिस्ट्री का चल रहा था, तो हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को जो है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री आपको ख़त्म करा दिया था और अभी जो है मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में भी हमारा आधा जो है मध्यकालीन इतिहास वो खत्म ही हो चुका है। इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास में केवल क्षेत्रीय राज्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूरोपीय शक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। तो अभी हमारा जो है ये हिस्ट्री में चल रहा है। तो साइंस में हमारा अभी कौन कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो सॉरी कौन सा हमारा सब्जेक्ट चल रहा है? तो साइंस में जो हमारा है अभी मैंने आप लोगों को पहले केमिस्ट्री जो है कंप्लीट करा दिया। क्या करा दिया? केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया। अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी हमारा जो है वो बायोलॉजी चल रहा है। तो अगर बात किया जाए जो बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को जो है क्या क्या पढ़ा दिया, तो बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को जो है वो कोशिका पढ़ा दिया, यानी कि सेल के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया, कोशिका आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हमारा कौन सा टॉपिक बच जाता है? अब हमारा सेल के बाद जो बढ़ जाता है वो बच जाता है ऊतक। तो ऊतक पढ़ने के बाद हम कुछ तंत्र यानी कि ऊतक के बाद हम परिवहन तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उसके बाद हम बहुत सारे तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा पाचन तंत्र, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा मेन टॉपिक क्या चलेगा? अभी अभी हमारा चलेगा ऊतक। तो सबसे पहले ऊतक जो है, ऊतक पहले पढ़ने से पहले जो है हम देख लेते हैं जो ऊतक होता क्या है। तो हमारा टॉपिक अभी क्या है? टॉपिक है हमारा टिश्यू। हमारा टॉपिक क्या है? टिश्यू यानी कि ऊतक। तो अगर बात किया जाए जो ऊतक होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को इससे पीछे जो है कौन सा चैप्टर पढ़ा है, तो इससे पीछे पीछे जो है मैंने आप लोगों को जो है सेल पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है मैंने? सेल पढ़ाया है। तो टिश्यू जो होता है, जब बहुत सारे सेल को जो है जब हम एक साथ कर देते हैं तब हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, और हम इसी प्रकार से जो है बहुत सेल को जो है हम इसमें इसमें ला के रख देंगे, एक डिब्बे में ला के जो है हम बहुत सारे सेल को रख देंगे। तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक। तो ऊतक क्या होता है हमारा? ऊतक जो होता है, ऊतक हमारा होता है, ऊतक जो होता है वो क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ये क्या होता है हमारा? ऊतक। तो ये हो गया ऊतक। तो ये तो मेन, अब ऊतक के बारे में बस इतना ही जानिए। उसके बाद हम ऊतक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊतक जो है हम ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पादप ऊतक और दूसरा हमारा होता है जंतु ऊतक। क्या होता है हमारा? पहला हमारा होता है पादप ऊतक और दूसरा हमारा होता है जंतु ऊतक। तो चलिए पहले हम पादप ऊतक और उसके बाद जंतु ऊतक, ये दोनों को जो है अंतर जान लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप ऊतक और जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बीच का अंतर। तो हमारा अंतर क्या है? पादप ऊतक तक बना जंतु ऊतक, यानी कि दोनों के बीच का मुख्य अंतर। तो ये हमारा पादप ऊतक, ये जंतु ऊतक। और अगर बात किया जाए जो इसके जो है अंतर किस प्रकार से करेंगे, तो पहले हमारा अंतर है उसका आधार है पहला गति। क्या पादप ऊतक में हमारा गति होता है? यानी कि आप अपने आसपास के पौधों को देखिए, क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं? तो जी नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, यानी कि वो स्थिर है। और अपने आप को देखिए, हम लोग जो है सुबह से शाम तक कितना दूर चल जाते हैं, यानी कि हम लोग एक स्थान पे नहीं रहते। यानी कि पादप ऊतक क्या करता है? पादप ऊतक हमारा स्थिर रहता है, यानी कि उसमें गति नहीं होता है। लेकिन हम लोग यानी कि जंतु ऊतक, यानी कि जंतु, जंतु किससे बना है? हमारे जंतु सेल से बना है, और सेल से ही हमारा क्या बना है? ऊतक बना है। तो हम अगर गति करेंगे तो हमारा कोशिका भी गति करेगा, हमारा ऊतक भी गति करेगा। इसीलिए जब हमारा जंतु ऊतक के बारे में बात किया जाता है तो जंतु क्या करता है? जंतु गतिशील होता है, इसलिए हमारा ऊतक भी क्या होगा? गतिशील होगा। तो पादप ऊतक क्या होता है? यानी कि पेड़ पौधे में जो ऊतक होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, यानी कि पेड़ पौधा हमारा गति नहीं करता है।
तो पादप ऊतक क्या होगा, स्थिर होगा, और जंतु ऊतक क्या होगा हमारा, जंतु ऊतक जो होगा वो होगा गतिशील होगा। और अगर बात किया जाए जो पादप ऊतक की अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, यानी कि पादप कोशिकाएं जो है मृत कोशिकाएं होती है या जीवित कोशिकाएं होती है, और जंतु कोशिका के अंदर मृत कोशिकाएं होती है या जो है जीवित कोशिकाएं होती है। तो आप लोग थोड़ा गेस कीजिए जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मृत क्या होगी और जीवित कौन सी होगी। यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अपना बुद्धि भी थोड़ा चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप बुद्धि नहीं चलाइएगा, केवल पीपीटी के भरोसे रहिएगा, तो ये नहीं हो सकता, कुछ आपका नहीं हो सकता। आप अपना बुद्धि चलाते रहिए, यानी कि सोचते रहिए। ये देख लिए वो दूसरा बात है, लेकिन आपके मन में विचार में आया या नहीं, यानी कि आप लोग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी कि जब मैं आप लोगों को बता दूँ सीधे, जो पादप ऊतक मृत होता है, जंतु ऊतक जीवित होता है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले बुद्धि चलाइए, जो मृत कैसे होता है। तो याद कीजिए, पादप ऊतक में जो होता है अधिकांश कोशिकाएं, यानी कि बाहर की छाल जो होता है वो क्या होता है हमारा, मृत होता है। और किसी भी पौधा में सबसे बड़ा भाग उसका क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है उसका छाल, तो वो क्या होता है, मृत कोशिकाएं होती है। तो पादप कोशिकाएं में, पादप ऊतक, सॉरी कोशिकाएं बोल रहे हैं हम उस समय से। तो पादप ऊतक में क्या होता है हमारा, पादप ऊतक की अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती है, और ये यांत्रिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यांत्रिक शक्ति मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बाहर के जितने भी अगर आप कोई भी पेड़ देखिएगा, तो पेड़ के बाहर क्या होता है, पेड़ के बाहर जो एक होता है वो छाल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेड़ के बाहर जितना भी जो मृत कोशिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं, छाल। और वो क्या करता है हमारा, वो जो छाल होता है वो उस पेड़ की क्या करता है, रक्षा करता है। उसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यांत्रिक शक्ति उसको बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा भाग हमारा पेड़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा भाग तो लगभग मान लीजिए तो हमारा छाल ही होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो पादप ऊतक में सबसे ज़्यादा मृत कोशिकाएं होती है। लेकिन अगर जंतु तक में बात कीजिए, हम लोगों अपन अब जो है, हम लोग हो गए, हम हो गए, आप हो गए, और बहुत सारे लोग हो गए, भारत के 140 करोड़ आबादी जो है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होती है, अधिकांश कोशिका ही मृत होती है, जीवित होती है। तो बुद्धि आपका कहना चाहिए, जो स्वाभाविक है, जो उसका कोशिका कैसा होगा, उसका कोशिका जो होगा वो होगा जीवित कोशिका। क्यों, क्योंकि अगर मृत कोशिका उसका हुआ, अगर उसका जो है अगर मृत कोशिका हुआ, तो स्वाभाविक होगा जो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति भी मृत हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति जीवित है तो इसका मतलब क्या हो गया, जीवित है, इसलिए उसके अंदर का जो है सभी कोशिका, सभी ऊतक, ये सब क्या है हमारा, जीवित है। इसलिए जो होता है जंतु कोशिका का अधिकांश ऊतक क्या होता है, जीवित ऊतक होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए, जो पादप ऊतक में वृद्धि होता है और तो किस प्रकार होता है, और जंतु ऊतक में वृद्धि किस प्रकार के होता है। तो वृद्धि के बारे में बात किया जाए, तो पादप ऊतक में वृद्धि क्या होगा, पादप ऊतक में वृद्धि जो होगा एक विशिष्ट क्षेत्रों में होगा। या तो पादप ऊतक क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा या साइड की ओर जो फैलेगा। ये मात्र दो ही गति होगा, यानी कि दो ही वृद्धि होगा पादप ऊतक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभोज्योतकी ऊतक इसमें प्रमुख होता है। यानी कि पादप कोशिका में वृद्धि के लिए हमारा कौन सा जो है चीज़ में मौजूद होता है, तो पादप कोशिका में वो जो पादप ऊतक में जो होता है, हमारे वृद्धि के लिए जो होता है उसमें ऊतक होता है, उसको हम विभोज्योतकी ऊतक बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पादपों में जो है वृद्धि का काम करता है। और इसी प्रकार अगर जंतु में बात किया जाए, तो जंतु में वृद्धि किस प्रकार होता है, एक रूप में जंतु में वृद्धि होता है, यानी कि पूरे शरीर का वृद्धि होता है। यानी कि आदमी फैलता भी है, उसके अंदर का हाथ भी बढ़ता है, उसके अंदर की कोशिकाएं भी वृद्धि होती है, उसके अंदर की ऊतक भी बनता है। फिर जब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ, यानी कि 250 के लपेट में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग हाँ, लगभग 230 या 220 की हड्डी, 220 हड्डी होती है। लेकिन जब बच्चा जो है वो जब युवा अवस्था में आता है तो उसके अंदर 206 हड्डी होती है। इससे क्या पता चलता है, जो हमारा जो जब बच्चा हमारा होता है तो उसके अंदर जो हड्डी होती है अलग अलग होती है। जब हमारा बच्चा जो धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर आने लगता है, तब हड्डी क्या होती है, जुड़ करके उस व्यक्ति को जो है एक सशक्त व्यक्ति बनाता है, जिस कारण से उसको क्या होता है, उसकी हड्डी की संख्या जो हो जाती है धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए बोला जाता है, तो जंतु ऊतक में जो होता है वो जो होता है वृद्धि एक रूप होता है, यानी कि पूरे शरीर में होता है। और अगर उसी प्रकार पादप के संगठन के बारे में बात किया जाए, पादप बना किस प्रकार से होता है, तो पादप जो होता है अपेक्षाकृत सरल होता है, और वही जंतु क्या होता है, यानी कि पादप ऊतक के बारे में देखिएगा तो पादप ऊतक का बनावट क्या होता है, बहुत ही सरल होता है। यानी कि पादप में एक पूरा कि लंबी खड़ी होगी, उसके अंदर की शाखा निकली होगी, बस यही चीज़ है हमारा। लेकिन जंतु तक, यानी कि हम अपने बारे में बात करें,
तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर पहले हमारा आँख है, कान है, नाक है, ये तो बाहरी बनावटी बहुत चीज़ है। अंदर की ओर हमारा पाचन तंत्र है, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र है, फिर हमारा परिवहन तंत्र है, बहुत सारा ऐसा तंत्र है जिस कारण से इसको क्या बोला जाता है, अति विशिष्ट बोला जाता है और जटिल बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर। तो ट्रिक याद रखिएगा, जो पादप कोशिका क्या होता है, स्थिर होता है, मृत होता है और सीमित वृद्धि होता है, और जंतु कोशिका गतिशील होता है, जीवित होता है, एक रूप वृद्धि करता है। तो ये हो गया हमारा पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बीच का अंतर। आप इसको जो है याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को अंतर के बारे में बता दिया, लेकिन आप लोगों से कभी पूछ सकता है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, जो पादप ऊतक में, पादप ऊतक में जो है गति कैसी होती है, स्थिर गति होती है या गतिशील गति होती है। तो इसमें जो होता है स्थिर होती है, ना कि इसको ये गति नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो इसी के बाद है हमारा ऊतक क्या है, यानी कि ये स्लाइड जो है ऊपर नीचे हो गया। तो थोड़ा आप देख लीजिए, जो ऊतक क्या है, ऊतक का परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया। ऊतक क्या होता है, ऊतक समान आकृति वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। समान आकृति और समान कार्य मतलब, जैसे मान लीजिए हम, जैसे कि जब हम कक्षा में 8 और 9th में पढ़ाई करते थे, तब हमारा क्लास 9th क्लास 10th ये सब क्या होता था, हमारा एक प्रकार का कक्षा होता था, यानी कि क्लास होता था। वो क्लास, अब क्लास 9th क्यों कहते थे, क्योंकि उसके अंदर जितना भी विद्यार्थी बैठा होता था वो क्या होता था, क्लास 9th का ही होता था। क्लास 10th इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर जो विद्यार्थी बैठा होता था वो हमारा क्लास 10th का ही होता था। इसलिए बोला जाता है, जब हम समान कोशिकाओं को जो है, समान प्रकार के कोशिकाओं को मिला के किसी रूप में बैठा देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो ऊतक बन जाएगा। और जब हम फिर ऊतक को मिला देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तंत्र बन जाएगा। यानी कि जब हम विद्यार्थी को ले जाके किसी रूम में बैठाते हैं, तो विद्यार्थी जो हो गया कोशिका हो गया, और विद्यार्थी को जब हम ले जाके 9th क्लास के विद्यार्थी को 9th क्लास में बैठा दिए, तब हमारा क्या हो गया, वो विद्यार्थी ऊतक बन गया। और फिर अगर हम सभी उसी प्रकार के जो है ऊतक, यानी कि सभी क्लास के विद्यार्थी को मिला देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हमारा तंत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा तंत्र बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ कार्य, मतलब ऊतक का परिभाषा। ऊतक का परिभाषा क्या होता है, समान आकृति वाला, समान आकृति वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह हमारा क्या कहलाता है, जो है ऊतक कहलाता है। तो ऊतक के बारे में बात किया जाए, जो ऊतक करता क्या है, तो ऊतक जो होता है श्रम विभाजन करता है। यानी कि ऊतक का केवल के एक ही काम है, या ऊतक का केवल एक ही काम है, या बहुत अलग अलग काम है। तो ऊतक का जो है बहुत अलग अलग काम है। इसी प्रकार से हम जो ऊतक का आगे चल के विभाजन भी करेंगे। तो ऊतक का पहला हमारा कार्य है रक्त या रुधिर, यानी कि परिवहन करना। उसके बाद हमारा है पेशीय ऊतक, यानी कि उसकी व्यक्ति का गति करना। उसके बाद है हमारा तंत्रिका ऊतक, वो क्या करता है, संदेश वहन करता है। क्या करता है, हमारा संदेश वहन करता है। और इसी प्रकार से अगर बात किया जाए, तो एक कोशिकीय जीव में सारे कार्य एक ही कोशिका करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव में सारे कार्य क्या करता है, एक ही कोशिका करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें कोशिका एक ही है, तो कार्य कौन करेगा, वही कार्य करेगा जो उसमें मौजूद है। उसमें मौजूद है मात्र एक कोशिका, तो वो ही सारा काम करेगा। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है, विशिष्ट कार्य करने वाली अलग अलग कोशिकाएं होती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हम बहुकोशिकीय जीव है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके बाद श्वसन तंत्र होता है, उसके बाद परिवहन तंत्र होता है। ये सब क्या करता है, सबका कार्य अलग अलग है। क्यों, क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में बहुत है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव में जो है, बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीयों में जो ऊतक बनते हैं, यानी कि कोशिका ही से हमारा क्या होता है, ऊतक बनते हैं, जिससे क्या होता है, श्रम विभाजन ज़्यादा कुशल हो पाता है। ऊतक बनता है, और ऊतक से हमारा क्या होता है, ऊतक से फिर हमारा तंत्र बनता है, जैसे उपाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये हो गया। इसलिए बोला जाता है, जो ऊतक हमारा क्या करता है, ये श्रम विभाजन करता है, यानी कि कार्य को जो है अलग अलग करता है। तो ये हमारा फिर वही स्लाइड आएगा, पादप ऊतक बनाम जंतु ऊतक के बारे में। तो चलिए, मैंने आप लोगों को पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में भी बता दिया। तो चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा पादप ऊतकों का वर्गीकरण। पादप ऊतकों का क्या है, हमारा वर्गीकरण। तो देख लीजिए, पादप ऊतक जो होता है, पादप ऊतक हमारा, पादप ऊतक ये दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है, हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है विभोज्योतकी ऊतक। क्या होता है, विभोज्योतकी, विभोज्योतकी ऊतक। और एक हमारा होता है, एक हमारा होता है अस्थायी ऊतक। ये क्या होता है, हमारा
अस्थायी ऊतक। तो पादप ऊतक हमारा कितना प्रकार के? पादप ऊतक हमारा 2 प्रकार के। पहला हो गया हमारा विभवज्योतिकीय ऊतक और दूसरा हो गया अस्थायी ऊतक। फिर हमारा जो होगा ये विभवज्योतिकीय ऊतक भी होगा 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का विभवज्योतिकीय ऊतक होगा? विभवज्योतिकीय ऊतक भी हमारा 3 प्रकार के होगा। पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा हो गया वो हो गया शीर्षस्थ। क्या हो जाएगा हमारा? शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा हमारा जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हमारा पार्श्व ऊतक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पार्श्व ऊतक। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा अंतःविरिष्ट ऊतक। क्या कहलाएगा हमारा? अंतःविरिष्ट ऊतक। तो हमारा विभवज्योतिकीय ऊतक भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हमारा शीर्षस्थ ऊतक जो शीर्ष की यानी कि जो लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व ऊतक इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मोटाई बढ़ाता है। और अंतःविरिष्ट ऊतक जो तना के बीच की लंबाई को बढ़ाता है, जो वो क्या कहलाएगा हमारा? अंतःविरिष्ट ऊतक। इसी प्रकार से हमारा होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? अस्थायी ऊतक फिर 2 प्रकार के हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा सरल अस्थायी ऊतक और एक हमारा हो जाएगा जटिल अस्थायी ऊतक। क्या हो जाएगा हमारा? जटिल अस्थायी ऊतक। और फिर से हमारा सरल अस्थायी ऊतक भी हमारा 3 प्रकार के। पहला हमारा क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा हमारा? पैरेन्काइमा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा हो जाएगा पैरेन्काइमा और एक हम भूल रहे थे जिसका नाम है कोलेनकाइमा। क्या है हमारा? दूसरा हमारा हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो जाएगा हमारा सरल ऊतक। और जटिल ऊतक हमारा कितना प्रकार के? जटिल ऊतक का हमारा 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा हमारा जाइलम और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोएम। पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया ये पादप ऊतक। पादप ऊतक कितना प्रकार के? तो पादप ऊतक जो होगा पादप ऊतक हमारा 2 प्रकार के। पहला हमारा क्या हो गया? विभवज्योतिकीय ऊतक। दूसरा हमारा अस्थायी ऊतक। और फिर हमारा विभवज्योतिकीय ऊतक जो होगा वो कितना प्रकार के? विभवज्योतिकीय ऊतक हमारा जो होगा वो होगा फिर 3 प्रकार के। पहला हमारा शीर्षस्थ ऊतक जो हमारी शीर्ष की लंबाई को क्या करता है? शीर्षस्थ यानी कि जो शीर्ष में पाए जाते हैं। और शीर्ष क्या करता है हमारा? शीर्ष हमारा वृद्धि करता है। तो यानी कि शीर्षस्थ ऊतक जो होगा वो क्या करेगा? हम लंबाई को बढ़ाएगा। फिर हमारा पार्श्व ऊतक। पार्श्व यानी कि जो किनारे पे मौजूद होता है और ये क्या करेगा? ये पेड़ की मोटाई को बढ़ाएगा। और फिर हमारा हो गया अंतर्विरिष्ट ऊतक। और अंतर्विरिष्ट ऊतक क्या करेगा? जो जैसे मान लीजिए जो ये हमारा बम्बू है यानी कि बांस है और ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको गांठ बोलते हैं। इसको हम गांठ या नोड इंग्लिश में नोड बोलते हैं। और अंतर्विरिष्ट ऊतक क्या करेगा? ये इसके नोड के बीच का जो होगा ये नोड के बीच की लंबाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यानी कि अंतर्विरिष्ट ऊतक क्या करता है? गांठ के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। और शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है? ये तना की लंबाई को बढ़ाता है और या जड़ की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। और पार्श्व ऊतक क्या करता है? हमारा मोटाई को बढ़ाता है। तो उसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया? विभवज्योतिकीय ऊतक। उसी प्रकार है हमारा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के। पहला हमारा सरल ऊतक और दूसरा हमारा जटिल ऊतक। और फिर हमारा सरल ऊतक कितने प्रकार के? सरल ऊतक हमारा 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया कोलेनकाइमा और तीसरा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को नीचे बता जाऊँ तो पैरेन्काइमा का काम क्या है, कोलेनकाइमा का काम क्या है और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है। उसी प्रकार हमारा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक फिर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। फिर हमारा जाइलम का भी 4 प्रकार, फ्लोएम का भी 4 प्रकार। ये मैं आप लोगों को नीचे बताता हूँ। चलिए, तो ये हमारा पादपों का वर्गीकरण। पादप कितने प्रकार के मैंने आप लोगों को बताया? 2 प्रकार के। पहला हमारा विभवज्योतिकीय ऊतक, विभवज्योतिक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट ऊतक। और इसे ये जो होता है विभवज्योतिकीय ऊतक, ये क्या करता है? मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, ये विभवज्योतिकी क्या करता है? विभाजन कराता है। नाम सही है, विभवज्योतिकी यानी कि विभाजन कराने वाला। तो ये क्या करता है? हमारा विभाजनशील कोशिकाएं होते हैं, ये क्या करता है? हमारा विभाजन कराता है। और अस्थायी ऊतक क्या होता है? विभाजन करने की, जब हमारा विभवज्योतिकीय ऊतक में जो है विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी तब हमारा क्या बनेगा? विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाएगा तब हमारा बनेगा अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक में क्या होता है? हमारा
विभाजन करने की क्षमता समाप्त होती है। फिर हमारा विभज्योत ऊतक कितने प्रकार के? विभज्योत ऊतक 3 प्रकार के। पहला हमारा शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा हमारा पार्श्व ऊतक, तीसरा हमारा अंतःबृष्ट ऊतक। और उसकी उसी प्रकार से हमारा अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पहला हमारा सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, दूसरा हमारा जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर हमारा सरल ऊतक जो होगा, सरल ऊतक कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। फिर हमारा जटिल ऊतक, जटिल ऊतक कितने प्रकार के? ये संवहन का कार्य करता है यानी कि खाना और पानी को क्या करता है? ऊपर की ओर पौधा में जो है परिवहन करवाता है। तो जाइलम ऊतक। फिर हमारा जटिल ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हमारा जाइलम ऊतक, दूसरा हमारा फ्लोएम ऊतक। तो जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी कि जाइलम ऊतक क्या करता है? हमारा जल का जो है स्थानांतरण कराता है। फ्लोएम ऊतक क्या करता है? हमारा फ्लोएम ऊतक भोजन का जो है स्थानांतरण कराता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर बात किया जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं क्या होती हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतिकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, विभज्योतिकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? वो लगातार विभाजित होती रहती है, यानी कि इसकी कोशिकाएं जो है सतत विभाजित होती रहती है। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है विभाजित होकर जो है अलग अलग प्रकार की क्या करती है? ऊतक बनाती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और बातें किया जाए तो इसकी जो होती है कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली कोशिका भित्ति होती है। स्वाभाविक है, अगर किसी भी चीज़ को जो मान कोशिका भित्ति हमारा क्या करता है? याद कीजिए, मैंने आप लोगों को सिले में बताया। तो कोशिका भित्ति जो होता है, ये कोशिका भित्ति क्या करता है? रक्षा का कार्य करता है, यानी कि उसके सुरक्षा प्रदान करता है। और मान लीजिए ये हमारा कोशिका है यानी कि टिश्यू है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर का जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बहुत ही मोटा है। ये देख लीजिए, इतना मोटा है इनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी बोल रहे हैं, इसका जो सेल वॉल है वो इतना मोटा है। तो क्या ये कोशिका विभाजित हो विभाजन ये कर पाएगा? कोशिका, ये कोशिका का विभाजन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर जो होगा आउटर सेल इतना मजबूत है जो इसको टूटने ही नहीं देगा। टूटने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको? इसका जो टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? टूटने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? टूटने के लिए इसको पतला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा टूटने के लिए इसको? टूटने के लिए इसको जो है पतला होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? टूटने के लिए इसको पतला होना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा? अब ये कोशिका क्या होगा? अब ये कोशिका विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए जो है विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं जो क्या होती है? क्या होती है? विभज्योतिकी ऊतक की जो है कोशिकाएं में जो है पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है और घना कोशिका द्रव्य होता है। और क्या होता है? हमारा कोशिका द्रव्य जो होता है बहुत होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऊतक या ऊतक के अंदर का कोशिका जो है विभाजित हो रहा है तो वो 2 कोशिका बनेगा। 2 कोशिका बनने के लिए उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य जो है ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग कोशिका बनेगा तो उसको भी कोशिका द्रव्य चाहिए जिसमें कोशिकांग उपस्थित हो। इसलिए क्या होता है इसमें विभज्योतिकी ऊतक में जो होता है ये घना कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें विभज्योतिकी ऊतक में जो होता है स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है ये क्या होता है? बड़ा होता है और सक्रिय होता है। स्वाभाविक है, जो अगर विभाजन हो रहा है तो उसके अंदर कोशिका केंद्रक भी होगा और केंद्रक क्या होगा? सक्रिय, क्योंकि केंद्रक ही क्या करता है? हमारा केंद्रक से ही हमारा कोई भी कार्य संचालित होता है। और विभज्योतिकी ऊतक की जो होता है कोशिकाएं क्या होती है? सॉरी, राजधानियाँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो वैक्यूल यानी कि राजधानियाँ क्या होती है? कम होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया? जो पादप कोशिकाओं में जो होती है 55 से 90% तक राजधानी होती है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? जो ये तो पादप को ऊतक ही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? हमारा राजधानी अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? ताकि विभाजन में बाधा ना हो। अगर मान लीजिए जो है हमारा ये कोशिका है और इसके अंदर इतना इतना वैक्यूम है यानी कि राजधानी उपस्थित है, तो ये क्या टूटेगी? तो टूट पाएगी अच्छी तरीके से? नहीं टूट पाएगी अच्छी तरीके से। इसलिए क्या होता है इसमें जो होता है वैक्यूम लगभग अनुपस्थित होता है ताकि विभाजन में क्या हो? विभाजन में बाधा ना हो। तो विभज्योतिकी ऊतक जो होगा वो फिर कितने प्रकार का मैंने आप लोगों को बताया? तो वो मैंने आप लोगों को 3 प्रकार का बताया। तो विभज्योतिकी ऊतक कितने प्रकार के? 3। पहला हमारा शीर्षस्थ यानी कि एपिकल टिश्यू, दूसरा हमारा पार्श्व ऊतक यानी कि लेटरल या कैम्बियम टिश्यू, उसके बाद हमारा हो गया अंतर्बृष्ट यानी कि इंटर कैलरी क्या हो गया हमारा? टिश्यू, इंटर कैलरी टिश्यू। ये हमारा क्या हो गया? 3 प्रकार का हो गया। पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्व और तीसरा अंतःबृष्ट। तो शीर्षस्थ ऊतक जो होता है
ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये जो होता है तना पे पाया जाता है और जड़ की नोक में पाया जाता है। जैसे देख लीजिए ये हमारा कोई तना है, ये हमारा कोई, ये हमारा क्या है, ये हमारा तना है। और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा देख लीजिए इस शीर्ष पे क्या है हमारा, शीर्ष में शीर्षस्तुतक है और जड़ यानी कि तना में हमारा क्या है, जड़ में क्या है, जड़ की नोक में शीर्षस्तुतक है। और इसी प्रकार है हमारा ये, और ये क्या करता है हमारा शीर्षस्तुतक, मैंने आप लोगों को क्या बताया, शीर्षस्तुतक क्या करता है हमारा एपिकल टिश्यू जो है ये लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है ये क्या करता है हमारा, ये हमारा क्या करता है, ये लंबाई बढ़ाता है। और पार्श्वभूतक, पार्श्वभूतक के बारे में बात किया जाए तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये भी जो है तना और जड़ के किनारा पे पाया जाता है। ये जो होता है हमारा तना और जड़ के, ये तना हो गया और ये फिर जड़ हो गया, ये सबके कहाँ पाया जाता है, ये सबके किनारे पे पाया जाता है। कौन सा, पार्श्व टिश्यू। पार्श्व टिश्यू किनारे पे क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये किनारा जो हो गया, ये हमारा किनारा, ये जो हमारा किनारा हो गया, सॉरी ये जो ये कलर है दिखाई नहीं दे रहा, ये जो हमारा किनारा है, बनाना इस पे हाईलाइट हो गया जो दिखाई ही नहीं दे रहा। ये जो हमारा किनारा है, इस किनारे पे क्या है, इस किनारे पे है, ये दोनों किनारे पे हमारा क्या होगा, पार्श्वभूतक। क्यों, क्योंकि पार्श्वभूतक क्या करता है, पार्श्वभूतक जो होता है ये मोटाई जो होता है बढ़ाता है। पार्श्वभूतक क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। तो मोटाई बढ़ाने के क्या है, उसको काट से बगल से खींच के क्या करना पड़ता है, बगल से खींच के उसको मोटा करना पड़ता है। इसलिए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये जड़ या तने के किनारे पे पाया जाता है। इसी प्रकार है हमारा अंतःवृष्ठ यानी कि इंटर कैलरी टिश्यू। तो इंटर कैलरी टिश्यू हमारा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों का आधार या पर्वों के बीच, पर्वों यानी कि इस दोनों के एनोड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जो ये अंतःवृष्टि जो होता है टिश्यू, ये कहाँ पाया जाता है, यानी कि इंटर कैलरी टिश्यू हमारा कहाँ पाया जाता है, जो नोड के बीच में पाया जाता है। और ये क्या करता है हमारा, घास में वृद्धि करता है, यानी कि उसकी अंदर का जो होता है एनोड के बीच की लंबाई क्या करता है, एनोड के बीच की लंबाई याद कर जो बढ़ाता है। तो याद रखिए शीर्ष क्या करता है, शीर्षस्तुतक हमारा लंबाई बढ़ाता है, पार्श्वभूतक मोटाई बढ़ाता है और अंतःवृष्ठ ऊतक घास या पत्ती की यानी कि एनोड के बीच की लंबाई क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये हो गया हमारा पहला विभवज्योति ऊतक के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया क्या बताया था, परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक। तो चलिए हम अस्थायी ऊतक के बारे में देख लेते हैं। तो अस्थायी ऊतक को मैंने आप लोगों को कितने प्रकार बताया था, अस्थायी ऊतक का मैंने आप लोगों को 3 प्रकार, सरल अस्थायी ऊतक भी मैंने आप लोगों को कितना प्रकार, 2 प्रकार बताया था। पहला हमारा सरल ऊतक, दूसरा हमारा जटिल ऊतक। सरल ऊतक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का सरल ऊतक। पहला हमारा हो गया पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। अगर बात किया जाए पेरेन्काइमा के बारे में, तो पेरेन्काइमा को कोशिका भित्ति कैसा होता है, पेरेन्काइमा को कोशिका भित्ति पतला होता है और ये सेल्यूलोज से बना होता है। और पेरेन्काइमा में जो होता है उसमें जो कोशिका होती है वो कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवित होती है मृत होती है। तो कोशिका जो होती है उसकी जीवित कोशिका होती है। और उसका काम क्या होता है, यानी कि पेरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, तो ये पेरेन्काइमा क्या करता है, पौधे को सहारा प्रदान करता है, फिर पौधे का जो है भोजन संग्रह करता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है। जहाँ पे आपको पेरेन्काइमा सब दिखाई दिया यानी कि वो क्या करेगा, भोजन संग्रह करेगा। पेरेन्काइमा तो भोजन संग्रह और स्क्लेरेन्काइमा तो वो कठोरता या मजबूती प्रदान करेगा। तो ये आप बात याद रखिए, जहाँ पे आप लोगों को पेरेन्काइमा अगर दिखाई दे मतलब भोजन संग्रह करना, और स्क्लेरेन्काइमा दिखाई दे यानी कि कठोरता या मजबूती प्रदान करना। तो चलिए हम फिर पेरेन्काइमा के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो पेरेन्काइमा जो होता है वो मौजूद कहाँ होता है, तो पेरेन्काइमा जो होता है पत्ती, मूल और तना में मौजूद होता है। तो इसके बाद हमारा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के बारे में बात किया जाए तो उसका कोशिका भित्ति कैसा होता है, तो कोलेनकाइमा का कोशिका भित्ति जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो कोने पर होता है। और क्या पाया जाता है, कैसी होती है, कोने पर होता है और मोटी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो क्या करता है हमारा कोना पर होता है और मोटा होता है, और बीच के अंदर का क्या होता है, लिग्निन नहीं होता है, यानी कि बीच के अंदर का भाग क्या होता है हमारा, खाली होता है। खाली क्यों होता है, क्योंकि मैं मान लीजिए जैसे आप लोग देखिए, अगर आंधी आप लोग देखे होंगे तो आंधी में क्या होता है हमारा, बहुत सारा पेड़ झुक जाता है और फिर क्या होता है हमारा, खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका कोना जो होता है, उसका कोने पर जो होता है उसका कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिस कारण से उसको टूटने से बचाती है और उसके बाद फिर से वो खड़ा हो जाती है। इसलिए क्या करता है हमारा
इसके अंदर का जो होता है, अगर बात किया जाए जो कोलन कायमा के अंदर जो कोशिका है वो कैसा होता है, तो जीवित होता है। और इसका कार्य क्या है, कोलन कायमा का कार्य क्या है, तो कोलन कायमा का कार्य है इसको लचीलापन प्रदान करता हूँ, यांत्रिक सहायता देना, यानी कि इसको जो है सुरक्षा प्रदान करना। अगर बात किया जाए जो ये होता कहाँ है, तो ये जो होता है एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये कहाँ होता है हमारा, एपिडर्मिस के नीचे होता है। और स्केलेटन कायमा के बारे में बात किया जाए तो स्केलेटन कायमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है, बहुत मोटी होती है। और ये क्या होती है, लिग्निन युक्त होती है। ये जो हमारा पैरेन कायमा और स्केलेटन कायमा, इसकी दोनों की कोशिका कैसी थी, जीवित थी। लेकिन कॉलोनिक स्केलेटन कायमा की जो होगी कोशिका भित्ति, ये क्या होगी हमारी, मृत कोशिका होगी। यानी कि इसके स्केलेटन कायमा ऊतक की जो होगी जी कोशिका कैसी होगी, कोशिका हमारा मृत होगा। और इसका काम क्या होता है हमारा, मृत कोशिका है, यानी कि उसको वो क्या करेगा, हमारा कठोरता या मजबूती प्रदान करेगा। और इसका स्थान क्या होता है, जैसे नारियल का छिलका हो गया, बीज का खोलेगा। यानी कि जैसे देख लीजिए, अगर आप नारियल के छिलका को लाते हैं तो ये क्या करते हैं, आप देखते होंगे जो वो बहुत क्या होता है, कठोर होता है, उसको निकालने में बहुत मेहनत लगता है। और उसके उसी प्रकार जो हमारा बीज का खोल आप देखते हैं, तो बीज का खोल यानी कि अगर आप अखरोट लाइए, अखरोट को तोड़ने में कितना कितना ताकत लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है स्क्लेरिन कायमा, वो क्या होता है, वो स्क्लेरिन कायमा उसका बाहरी आवरण होता है। और स्क्लेरिन कायमा क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि कठोर होता है। तो ये हो गया हमारा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में पहला मैंने आप लोगों को बताया सरल ऊतक। सरल ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहले हमारा हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और फिर हमारा स्क्लेरेन्काइमा भी क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी हमारा 2 प्रकार का होता है। स्क्लेरेन्काइमा कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला हमारा हो गया क्लोरेन्काइमा, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा मैंने आप लोगों को बताया था ये 2 प्रकार के। ये जो होगा कोलेन्काइमा, ये जो हमारा हो गया पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा हमारा होता है, ये पैरेन्काइमा हमारा 2 प्रकार का। पैरेन्काइमा हमारा कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला हमारा हो गया क्लोरेन्काइमा और दूसरा हो गया एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को पता होगा जो कोई भी पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किस कारण से होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण हमारा प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो इसी जो होता है क्लोरेन्काइमा से ही हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल निकलता है। क्लोरेन्काइमा से क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल निकलता है, जिससे हमारा पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पैरेन्काइमा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला हमारा क्लोरेन्काइमा और दूसरा हमारा एरेन्काइमा। तो फिर क्लोरेन्काइमा से क्या निकलता है, क्लोरोफिल निकलता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरा हमारा होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का क्या काम है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे जो बहुत सारा पौधा होता है जो पानी में निकल आता है, तो पानी में वो फिर अगर पौधा जो होता है पानी में तैरने भी लगता है। अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक दीजिए तो वो क्या होगा, पानी में तैरने लगेगा। तो पानी में क्यों तैरता है, तो एक तो हो गया उसका घनत्व, उसका घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, जिस कारण से वो पानी पे तैरने लगता है। दूसरा क्या काम होता है, दूसरा कारण होता है जो इसके अंदर का जो होता है जल की पौधा में जो क्या होता है, वायु गुहिकाएँ होती है। यानी कि पौधा के अंदर बहुत सारा ऐसा वैक्यूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर वैक्यूल्स, यानी कि वायु गुहिकाएँ, जिससे कि कारण ये क्या करने लगता है, जिसके कारण जलीय पौधा क्या होता है, तैरने लगता है। क्या करता है, उत्प्लावकता के कारण तैरता है। और तैरता क्यों है, क्योंकि पौधा में जो होता है वायु गुहिकाएँ पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, वो तैरने लगता है। तो ये हो गया हमारा अस्थायी ऊतक में पहला, यानी कि सरल ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए हम अस्थायी ऊतक में मैंने आप लोगों को पहला बता दिया, यानी कि अस्थायी ऊतक में पहला हमारा सरल अस्थायी ऊतक। इसके बाद हमारा क्या बच जाता है, जटिल अस्थायी ऊतक। तो चलिए हम देख लेते हैं जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। जो जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो जटिल अस्थायी ऊतक ये कितने प्रकार के मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने आप लोगों को 2 प्रकार का बताया। पहले मैंने आप लोगों को बताया जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो चलिए पहले हम जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम यानी कि जो है, तब ये क्या करेगा, जल का जो है परिवहन करेगा। ये क्या करता है, जाइलम हमारा जल एवं खनिज का परिवहन करता है। और परिवहन हमारा किस प्रकार करता है, परिवहन हमारा जड़ से ले जाके पत्ती की ऊपर की ओर करता है। जाइलम का जो होता है हमारा परिवहन हमारा क्या होता है, एक दिशा में होता है, जड़ से पत्ती की ओर ऊपर की ओर। मात्र जाइलम हमारा एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी कि जड़ से लेके पत्ती की ओर। अगर ये देख लीजिए नीचे अवयव लिखा होगा तो आप लोग कंफ्यूज में होंगे जो अवयव क्या होता है। तो अवयव के आधार पर इसको मैंने आप लोगों को बताया था जो जाइलम का भी प्रकार होता है। तो जाइलम कितना प्रकार के, जाइलम भी
4 प्रकार का। जाइलम कितना प्रकार का? जाइलम भी हमारा 4 प्रकार का। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया हमारा ट्रैकिटस। पहला क्या हमारा हो गया? ट्रैकिटस। दूसरा हमारा क्या हो गया? वाहिका। दूसरा हमारा क्या हो गया? वाहिका। तीसरा हमारा क्या हो गया? जाइलम पैरेन्काइमा। पहला क्या हो गया हमारा? तीसरा हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा हमारा क्या हो गया? जाइलम फाइबर। क्या हो गया हमारा? जाइलम फाइबर। तो ये क्या हो गया हमारा? जाइलम ऊतक के प्रकार। तो जाइलम ऊतक का पहले काम क्या है? जाइलम ऊतक का काम है जो जल एवं खनिजों का परिवहन करना। और उसी प्रकार जो जाइलम ऊतक कितने प्रकार का होता है और खनिज का जो परिवहन वो किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है। और कैसा होता है हमारा? नीचे से लेके ऊपर की ओर होता है। और इसी प्रकार जो जाइलम कितना प्रकार के? जाइलम हमारा 4 प्रकार के। पहला क्या हो गया हमारा? ट्रैकिडस। दूसरा हमारा वाहिका। तीसरा हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा हमारा जाइलम फाइबर। और इसी को क्या करते हैं हम? स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। स्क्लेरेन फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्क्लेरेन फाइबर भी, स्क्लेरेन, इसको हम स्क्लेरेन फाइबर भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो अगर ये दोनों जो होता है, ये आपका जो होता है जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, और ये जो होता है वाहिकाएं और ट्रैकिडस, ये तीनों क्या होता है हमारा? ये तीनों जो होता है, ये तीनों हमारा मृत कोशिका होता है। ये कैसा हमारा होता है? ये तीनों हमारा मृत कोशिका होता है। सॉरी, ये तीनों मृत नहीं होता है, मैं आप लोगों को गलत बता दिया थोड़ा। ये दोनों हमारा क्या होता है? ये दोनों हमारा मृत कोशिका। और जाइलम फाइबर भी हमारा क्या होता है? जाइलम फाइबर भी हमारा मृत कोशिका होती है। क्या होती है? हमारा मृत कोशिका होती है। और जाइलम जो होता है पैरेन्काइमा, ये क्या होती है हमारे? जाइलम पैरेन्काइमा हमारा जीवित कोशिका होती है। तो आप याद रखिए, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, अगर कहीं पे आपको पैरेन्काइमा आ जाए, क्या हो जाए? पैरेन्काइमा, इस यानी कि इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा भोजन संग्रहण, भोजन संग्रह। तो जाइलम का कार्य क्या है हमारा? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिजों का परिवहन करना। लेकिन जाइलम का जो एक प्रकार होगा जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या करेगा? भोजन संग्रहण करेगा। और फिर जाइलम फाइबर यानी कि एक स्केलेटन फाइबर, इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा कठोरता प्रदान करना। ये इसका क्या काम होगा? कठोरता प्रदान करना। तो ये हो गया हमारा जाइलम एवं उसके प्रकार। आप इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को से ये जो है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है जाइलम का जो वो कौन सा प्रकार है जो जीवित होता है और वो काम क्या करता है। तो जाइलम का मात्र एक ही प्रकार है जो जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या होता है हमारा? जीवित होता है। और वो क्या करता है हमारा? भोजन का संग्रहण करता है। तो ये हो गया हमारा जाइलम के बारे में। तो चलिए हम अब फ्लोएम के बारे में बात जान लेते हैं। फ्लोएम हमारा क्या काम करता है? फ्लोएम जो होता है वो भोजन परिवहन करता है। क्या करता है हमारा? भोजन परिवहन करता है। और उसका जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक करता है? तो वो पत्ती से जो है सभी भाग में क्या करता है? दोनों दिशा में, जो पत्ती से लेके जड़, ऊपर नीचे सभी दिशा में क्या करता है हमारा? भोजन का जो होता है परिवहन करता है। और इसी प्रकार जो होता है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया जो जाइलम का भी प्रकार होता है, उसी प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो फ्लोएम का भी जो होता है 4 प्रकार होता है। फ्लोएम का भी क्या होता है? फ्लोएम का भी प्रकार होता है। तो देख लिए, फ्लोएम का पहला हमारा कौन सा प्रकार होगा? पहला हमारा प्रकार हो गया चालिनी नालिका। क्या हो गया हमारा? चालिनी नालिका। दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया साथी कोशिका। दूसरा हमारा क्या हो गया? साथी कोशिका। तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा हो गया पैरेन्काइमा फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा हमारा क्या हो गया? चौथा हमारा हो गया स्क्लेरेन या फाइबर फ्लोएम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कहीं पे आपको अगर पैरेन्काइमा आ जाए और कहीं पे आप लोगों को स्क्लेरेन्काइमा आ जाए, तो पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन संग्रह। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। तो अगर चालिनी नालिका क्या होती है? तो चालिनी, जैसे आप लोगों को देख लीजिए, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है भोजन परिवहन करना। भोजन तो परिवहन करेगा, लेकिन कोई तो मार्ग होना चाहिए जिससे वो भोजन का क्या करेगा? ऊपर से नीचे परिवहन करने का। तो यही
फ्लोएम का जो होता है, जालिनी नालिका जो होता है, यही हमारा क्या करता है, भोजन परिवहन कराता है। इसी से क्या होता है, हमारा भोजन परिवहन होता है। और हमारा जो होता है साथी कोशिका, साथी कोशिका नाम ही से स्पष्ट है, जो साथी कोशिका का काम क्या होगा, किसी का जो होता है साथ देना। तो साथी कोशिका क्या करता है, चालिनी नालिका का क्या करता है, चालिनी नालिका का साथ देता है। क्या करता है, हमारा चालिनी नालिका का साथ देता है। तो ये हो गया हमारा जाइलम कोशिका और उसके प्रकार, फिर हमारा फ्लोएम कोशिका और उसके प्रकार। अगर बात किया जाए जो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो पेरेन्काइमा हमारा क्या होता है, सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, हमारा जीवित होता है। उसी प्रकार जो होता है इसमें चालिनी नलिका यानी कि फ्लोएम में जो होता है चालिनी नलिका और साथी कोशिका क्या होता है, हमारा जीवित होता है। और पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा हमारा क्या होता है, पेरेन्काइमा फ्लोएम और फाइबर फ्लोएम क्या होता है, दोनों मृत कोशिका होती है। तो ये मैंने आप लोगों को जंतु कोशिका यानी कि देख लीजिए, मैंने आप लोगों को जंतु कोशिका के बारे में, सॉरी पादप कोशिका के बारे में बताया था। तो पादप कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार, विभवज्योतिकीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो विभवज्योतिकीय ऊतक हमारा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतःपृष्ठ ऊतक। और शीर्षस्थ ऊतक क्या करता है हमारा, ये करता है हमारा लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, हमारा लंबाई बढ़ाता है। और ये पार्श्व ऊतक क्या करता है, हमारा मोटाई बढ़ाता है। क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। और अंतःपृष्ठ ऊतक क्या करता है, गांठ की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, गांठ की लंबाई बढ़ाता है। उसी प्रकार हमारा हो गया अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में हमारा होता है पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पहला हमारा पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेरेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का क्या काम है, पेरेन्काइमा का काम है जो भोजन संग्रहण करना। पेरेन्काइमा का क्या कार्य है, भोजन संग्रह करना। कोलेन्काइमा का क्या कार्य है, कोलेन्काइमा का काम है जो, कोलेन्काइमा का काम है लचीलापन प्रदान करना। क्या काम है, लचीलापन प्रदान करना। कोलेन्काइमा का क्या कार्य है, लचीलापन प्रदान करना। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या कार्य है, क्या काम है, कठोरता प्रदान करना। क्या है हमारा, कठोरता प्रदान करना। क्या करना, कठोरता प्रदान करना। क्या करना, कठोरता प्रदान करना। और उसी प्रकार अगर जाइलम के बारे में बात किया जाए तो जाइलम का क्या कार्य है, हमारा जाइलम का कार्य है जल परिवहन करना। और फ्लोएम का कार्य है भोजन परिवहन करना। क्या काम है हमारा, भोजन परिवहन करना। तो आप ये एक स्लाइड में जो है, ये एक स्लाइड में आप सभी चीज़ को जो है याद रख सकते हैं पादप कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिका कितने प्रकार के, पादप कोशिका 2 प्रकार के, पहला विभवज्योतिकीय ऊतक, सॉरी पादप ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, विभवज्योतिकीय ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभवज्योतिकीय ऊतक फिर 3 प्रकार के, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतःपृष्ठ ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक का काम क्या है, लंबाई बढ़ाना। पार्श्व ऊतक का काम क्या है, मोटाई बढ़ाना। और अंतःपृष्ठ ऊतक का काम करना क्या, गांठों की लंबाई बढ़ाना। फिर हमारा अस्थायी ऊतक, फिर अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के, 2, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक फिर हमारा कितने प्रकार के, सरल ऊतक 3 प्रकार, पहला हमारा पेरेन्काइमा, दूसरा हमारा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का क्या काम, भोजन संग्रह करना। कोलेन्काइमा का क्या करे, लचीला प्रदान करना। और स्क्लेरेन्काइमा का क्या करे, कठोरता प्रदान करना। उसी प्रकार फिर हमारा हो गया जटिल कोशिका। जटिल कोशिका कितने प्रकार की, 2 प्रकार के, पहला हमारा जाइलम, दूसरा हमारा फ्लोएम। तो जाइलम कितने प्रकार, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है जो जल का जो है परिवहन करना। और जल का परिवहन किस दिशा में होता है, एक दिशीय या द्विदिशीय। तो जल परिवहन जो होता है एक दिशीय, यानी कि ऊपर से लेके, सॉरी नीचे से लेके ऊपर की ओर क्या होता है, हमारा जल का प्रवाह होता है। और फ्लोएम कोशिका क्या होता है, फ्लोएम कोशिका में होता है भोजन, यानी कि भोजन का जो होता है प्रवाह वो सभी दिशा में होता है। तो ये हो गया हमारा पादप ऊतक के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं पादप ऊतक के बाद हम एक पादप ऊतक में हमारा होता है एपिडर्मिस और रंध्र। तो चलिए एपिडर्मिस और रंध्र के बारे में देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस होता क्या है, तो एपिडर्मिस जो होता है, जैसे हमारा ये हो गया रंध्र, तो रंध्र के बाहर का जो भाग होता है, रंध्र के बाहर जो होगा मजबूती के लिए जो रंध्र के बाहर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और रंध्र से क्या होता है हमारा, रंध्र से होता है हमारा बाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र से क्या होता है हमारा, बाष्पोत्सर्जन होता है। तो अगर एपिडर्मिस के बारे में बात किया जाए जो होता कहाँ है, तो पौधा के सभी भागों की सबसे बाहरी परत, पौधे का जो है सबसे बाहरी परत, पौधे के सभी भागों की सबसे बाहरी परत एक कोशिकीय होता है और मोटी होता है, वो हमारा क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और रंध्र हमारा क्या होता है, रंध्र जो हमारा होता है, रंध्र हमारा होता है जो
जिसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होता है हमारा? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो हमारा क्या होता है? रंध्र होता है। और ये जो होता है, जैसे आप लोगों को जो पता होगा, जैसे हमारा राजस्थान जैसे इलाका में जो है, जहाँ बारिश कम होती है, यानी कि रेगिस्तान के इलाका में जो है पानी की कमी के कारण जो है पौधा अपना पानी जो है इकट्ठा करके रखता है। तो पौधा अपना पानी इकट्ठा किस प्रकार से करके रखता है? तो अगर देखिएगा तो उसमें जो होता है, पौधा अपने बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस के में क्या करता है? क्यूरिटीन की परत जमा लेता है। क्या करता है? क्यूरिटीन की परत जमा लेता है, यानी कि जो पानी अंदर की ओर है उसका जो है ज़्यादा बाष्प उत्सर्जन ना हो पाए, जिसके से क्या होगा? हमारा जल की हानि कम होगी। तो इसलिए क्यूरिटीन की परत जमा कर लेती है अपने बाहर में, जिससे क्या होता है? हमारा जल प्रतिरोधी मोम की क्या होती है? परत कम हो जाती है, जिससे जल की हानि रुक जाती है। इसी के बाद है हमारा रंध्र। रंध्र क्या करता है? वायु, गैसों एवं बाष्पोत्सर्जन के लिए क्या होता है? हमारा छिद्र होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कोश को क्या बोलते हैं हम? रक्षी कोशिका, यानी कि रक्षा करना किसका? वृक्काकार आकार होता है, और रंध्र को खोलना हुआ बंद करना, ये हमारा क्या होता है? रक्षी कोशिकाएं होती है। और ये क्या करता है? इसके जड़ों में रोम होता है, यानी कि जल एवं खनिज अवशोषण की सतह बढ़ाना। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस एवं रंध्र के बारे में। तो चलिए आज भर हम यहीं तक रखते हैं। तो कुछ कारणवश से जो है नीचे से हमें आवाज़ दिया जा रहा है, जो ऊपर आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो चलिए हम जो है आज जो है यहीं तक रखते हैं। क्या करते हैं हम? यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो होगा हम कहाँ चला गया ये वाइट स्लाइड? यहाँ आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे मैं आप लोगों को एक अरेंज तरीका से इसको भी रखना चाहिए। चलिए, तो आज जो है मैंने आप लोगों को आज क्या पढ़ाया? तो मैंने आज जो है आप लोगों को पढ़ाया, सबसे पहले ऊतक क्या होता है। सबसे पहले क्या बताया मैंने? ऊतक क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऊतक? 2 प्रकार के। कितना? एक होता है हमारा पादप ऊतक, और एक होता है हमारा जंतु ऊतक। एक हमारा क्या होता है? जंतु ऊतक। तो मैंने आप लोगों को जो है आज पूरा पादप ऊतक पढ़ा दिया। क्या किया? पूरा पादप ऊतक पढ़ा दिया। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा जंतु ऊतक। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा जंतु ऊतक भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो पादप ऊतक में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बीच का अंतर मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को पादप ऊतक के बारे में बताया, जो पादप ऊतक कितने प्रकार के। तो ये कितने प्रकार के? 2। पहला हमारा विभवज्योति ऊतक, और दूसरा हमारा सरल ऊतक। क्या? सॉरी, सरल ऊतक, अस्थायी ऊतक। क्या हो गया? अस्थायी ऊतक। फिर मैंने आप लोगों को बताया जो विभवज्योति ऊतक 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा शीर्षस्थ, दूसरा हो गया हमारा पार्श्व, और तीसरा हो गया हमारा अंतःवरिष्ठ। क्या हो गया? अंतःवरिष्ठ। और फिर अस्थायी ऊतक मैंने आप लोगों को बताया 2 प्रकार के। पहला हमारा सरल, और दूसरा जटिल। और फिर मैंने आप लोगों को बताया जो सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के। कितना? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और तीसरा एस्केलेरिनकाइमा। क्या? एस्केलेरिनकाइमा। फिर मैंने आप लोगों को बताया जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के। पहला हमारा जो हो गया वो हो गया जाइलम, और दूसरा हमारा क्या हो गया? फ्लोएम। फिर मैंने आप लोगों को जाइलम के बारे में बताया। जाइलम भी 3 प्रकार के, सॉरी 4 प्रकार के। फिर फ्लोएम भी 4 प्रकार के। तो आप जो है इस सबको एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को जो है एक बार अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। आज तक यहीं रखते हैं, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आप लोगों को जो है जंतु ऊतक जो है जंतु ऊतक कंप्लीट करा देंगे। और ये कंप्लीट कराने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट कराने के बाद हमारा टिश्यू क्या हो जाएगा? टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।